हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। यानी यहाँ पे हमें कुछ क्वांटम संख्याएं दी गई होंगी और उनकी सहायता से हमें अन्य क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है कि यदि n बराबर 3 है यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या व m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें l का मान ज्ञात होना चाहिए, और अगर l का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें m का मान ज्ञात होना चाहिए। तो चूंकि m का मान दिया हुआ है इसलिए पहले हम m के मान की सहायता से l का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम l के मान की सहायता से m का मान ज्ञात करेंगे। l का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कि l बराबर 0 से n-1 तक। तो यहाँ पे हम n का मान 3 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा l बराबर 0 से 3-1 तक, या फिर हम कह सकते हैं कि 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक में संख्याएं आएंगी 0, 1, 2। तो यानी यहाँ पे हमें l के 3 मान ज्ञात हो चुके हैं। l का मान ज्ञात हो गया है 0, 1 और 2। अब हम इस l के मान की सहायता से m का मान ज्ञात करेंगे। m के लिए फॉर्मूला है m बराबर -l से +l तक, और इसमें शून्य भी होगा, यानी शून्य सहित इसका मान हम लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि l का 3 मान ज्ञात हुआ है। तो पहले हम l बराबर 0 के लिए m का मान निकालेंगे, फिर l बराबर 1 के लिए m का मान निकालेंगे, और फिर l बराबर 2 के लिए m का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि l का मान 0 है तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे m बराबर हो जाएगा 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा -0 से +0 तक। तो चूँकि 0 कभी माइनस या प्लस में नहीं होता है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा m का मान 0 आ जाएगा। अब हम m का अगला मान निकालते हैं। यदि l का मान 1 है तब तो यहाँ पे m का मान हो जाएगा, चूँकि हम देख रहे हैं -l से +l तक है और यहाँ पे l का मान 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 से +1 तक, और साथ में इसमें शून्य भी होगा, यानी शून्य सहित। तो अगर हम देखें कि -1 से लेके +1 तक के बीच कितनी संख्याएं होंगी तो ये हो जाएगा -1, फिर इसके बाद 0 आएगा और फिर आ जाएगा +1। यानी हम देख रहे हैं कि l बराबर 1 के लिए m के हमें 3 मान ज्ञात हो गए हैं। अगला देखते हैं कि यदि l का मान 2 है तो m का मान हो जाएगा -2 से +2 तक। अब अगर -2 और +2 के बीच संख्याएं लिखें तो आएगा -2, फिर इसके बाद -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। तो इस तरह से l बराबर 2 के लिए हमें m के कुल 5 मान ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर n का मान दिया हुआ है तो उससे हम l का मान ज्ञात कर सकते हैं, और फिर उस l की सहायता से हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमने मान ज्ञात किए हैं उसका क्या अर्थ है। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि n जो है ये कक्ष को दिखाता है, l परमाणु के उपकक्ष को दिखाता है, और m जो है परमाणु के कक्षक, या उसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, तो ये ऑर्बिटल को दिखाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n का मान 3 है, मतलब कि ये जो है तीसरा कक्ष होगा। और चूँकि l के हमें यहाँ पे 3 मान प्राप्त हुए हैं, यानी तीसरे कक्ष में यहाँ पे l जो है उपकक्ष को दिखाएगा, यानी तीसरे कक्ष में यहाँ पे 3 उपकक्ष उपस्थित होंगे, और इन उपकक्षों के नाम दिए गए हैं S, P और D। यानी l बराबर 0 को हम S उपकक्ष कहेंगे, l बराबर 1 को हम P उपकक्ष कहेंगे, और l बराबर 2 को हम D उपकक्ष कहेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि इन उपकक्षों में कितने ऑर्बिटल या कितने कक्षक हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि l बराबर 0 यानी S उपकक्ष में एक ऑर्बिटल है जिसको हम S ऑर्बिटल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि l बराबर 1 यानी P उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल हैं, इनको हम px, py और pz कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो pz है उसके लिए l का मान जो है 0 हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि px के लिए मान -1 होगा या +1 होगा। उसी प्रकार py के लिए भी हम नहीं बता पाएंगे कि मान -1 या +1 होगा। तो अगर हम अपने से मान लें कि px के लिए मान -1 है तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि py के लिए +1 होगा, और अगर हम माने px के लिए +1 होगा तब py के लिए हम -1 मान सकते हैं। अब आगे अगर हम l बराबर 2 यानी D उपकक्ष में देखें
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि dz² के लिए m का मान तो 0 फिक्स है, लेकिन और जो ऑर्बिटल हैं उनके लिए मान फिक्स नहीं है, उसको हम अपने से मान सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें दिया है कि उपकक्षों को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो ये हमें दिया है एक उपकक्ष जिसके लिए n का मान 2 और l का मान 0 है। तो ये कौन सा उपकक्ष है हमें बताना है। तो इसके लिए पहले हम टेबल देखते हैं कि अगर l का मान 0 है तो s उपकक्ष होगा, 1 पे p उपकक्ष, 2 पे d उपकक्ष और 3 पे f उपकक्ष होगा। तो अगर इसे हम सांकेतिक रूप में लिखना चाहते हैं तो पहले जो इसका कक्ष होगा उस कक्ष संख्या को हम आगे लिखेंगे। तो चूँकि ये दूसरा कक्ष है इसलिए 2 को हम आगे लिख लेंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि l बराबर 0 दिया हुआ है, यानी ये s उपकक्ष है, तो हम लिख सकते हैं 2s, यानी इसका अर्थ हुआ कि ये दूसरी कक्षा का s उपकक्ष है। इसी प्रकार से n बराबर 3 है, यानी ये तीसरी कक्षा होगी, और l बराबर 1 है, यानी ये p उपकक्ष को दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा 3p उपकक्ष, या इसका अर्थ हो जाएगा तीसरी कक्षा का p उपकक्ष। तीसरा प्रश्न है जिसमें हमें बताना है कि निम्न उपकक्ष संभव है या नहीं है। तो फर्स्ट है 1p। तो अगर हम 1p के लिए देखें तो n का जो मान होगा, यानी कक्ष संख्या जो है वो 1 हो जाएगी, आगे का नंबर कक्ष संख्या होती है। अब p हम देखें तो p जो है उपकक्ष को दिखाता है और उसके लिए l का मान 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि l बराबर 1 हो जाएगा। और चूँकि हमने l का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो ये था कि l बराबर 0 से n-1 तक, यानी l का जो मान होता है n से निकाला जाता है, और l का मान हमेशा जो है n से कम रहेगा, 0 से लेकर n-1 तक ही हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि n के किसी मान के लिए, यानी n का अगर मान दिया हुआ है उस मान से अगर हम l का मान निकाल रहे हैं तो l का मान हमेशा जो है उस n के मान से कम होगा। और जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न में जो l का मान है वो n के मान के बराबर दिया है, तो n के मान से हमेशा कम होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए l बराबर 1 संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 1p जो है संभव नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं कि 2s संभव है या नहीं। तो 2s के लिए अगर हम देखें तो n का मान 2 हो जाएगा, और s जो है ये उपकक्ष को दिखाता है l बराबर 0 के लिए, तो यानी l का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि l का जो मान है वो n के मान से कम है, यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर 2 के लिए l बराबर 0 संभव होगा, अतः 2s जो है ये संभव है। इसी प्रकार से 2p और 2f को आप चेक कर सकती हैं कि ये संभव होगा या नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं युक्त इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कीजिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें n का मान 3, l का मान 1, m का मान 0 और s का मान +½ दिया हुआ है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में और इसके उपकक्ष या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि n का मान 3 है, यानी ये तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, और इसको हम संकेत के रूप में लिखें तो आगे 3 लिखेंगे। फिर l बराबर 1 है, तो l बराबर 1 हम जानते हैं कि p उपकक्ष के लिए होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होगा 3p उपकक्ष में होगा। अब चूँकि m का भी मान दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल px, py और pz होते हैं, तो हम जान रहे हैं कि p उपकक्ष l बराबर 1 के लिए होता है, और l से अगर हम m का मान निकालते हैं तो -1 से +1 तक, यानी -1, 0 और +1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये m का मान 0 जो है ये pz ऑर्बिटल को दिखा रहा है, लेकिन अगर हम px या py की बात करते तो हमें नहीं पता चल पाता, वो हम अपने से मानते हैं। तो अब खैर m बराबर 0 के लिए देख रहे हैं कि pz ऑर्बिटल होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें उपकक्ष के साथ साथ ऑर्बिटल भी पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा 3pz ऑर्बिटल होगा। यानी हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन 3pz ऑर्बिटल में उपस्थित होगा। और चूँकि s का मान +1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो चक्रण है वो दक्षिणावर्त होगा, या अगर -1 दिया होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि चक्रण वामावर्त होता।
दक्षिणावर्त जो होता है ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के घूमने की दिशा होती है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 5 है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये 5वीं कक्षा में होगा और l का मान 1 है, तो l बराबर 1 जो है ये p उपकक्ष को दिखाता है, तो ये 5p उपकक्ष हो जाएगा। अब ऑर्बिटल जो है +1 दिखा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि p उपकक्ष में +1 मान जो होता है या तो वो px का हो सकता है या फिर वो py का हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन या तो 5px में होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है 5py में हो सकता है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि इसके लिए s का मान -1 है, यानी जो इसका चक्रण होगा यहाँ पे अब वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इन प्रश्नों को आप अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा और आपके बुक में जो और प्रश्न दिए गए हैं इससे संबंधित उन प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास कीजिएगा।